हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो से आप अपने सी टेट एग्जाम के लिए 75 अंकों की तैयारी का आकलन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न हैं पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र के, और 20 में से अगर 15 प्लस आपके सही हुए तो आप ये समझ लीजिए सी टेट के लिए पेडागोजी आपकी बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। आपकी पेडागोजी पे पकड़ बहुत अच्छी बन चुकी है। तो आइए बिना टाइम गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मिक्स पेडागोजी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें आपको बाल विकास के जो पेडागोजी अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं उससे क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ से मिलेंगे, ईवीएस से मिलेंगे, हिंदी से मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के पेडागोजी के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी नए लोग हैं मैं बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68 500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंद्र मिश्रा और सी टेट यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और डी ट्रिपल बी पीआरटी एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, और उसी अनुभव के आधार पे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सभी प्रश्नों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छे से बहुत से पेडागोजी के कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आएंगे। लेकिन यह वीडियो आपके आकलन के लिए है, क्योंकि आप सभी को पता है सी टेट पे 75 अंकों का पेडागोजी आता है, ठीक है। और इसी 75 अंक पे आपकी पकड़ मजबूत करने के लिए ये सभी वीडियोज़ का सीरीज चलाया जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए और आप अपना सही आंसर नोट करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को पोषित करता है? ठीक है, ये जो 4 कथन है इनमें से कौन सा रचनात्मकता को पोषित करता है? पहला ऑप्शन है स्कूली जीवन के प्रारंभ से ही उपलब्धियों लक्ष्यों पर बल देना। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे प्राप्तांकों के लिए छात्रों की कोचिंग कराना। तीसरा ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों को छात्रों को बतलाना। या फिर चौथा और आखिरी ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभा को पोषित करना ताकि उनमें प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित हो सके। तो मुझे उम्मीद है इसका सही आंसर आप सभी ने सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चौथा। अब क्यों सही है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सा कथन शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को पोषित करता है। तो पहला जो ऑप्शन है स्कूली जीवन के प्रारंभ से ही उपलब्धि लक्ष्यों पर बल देना। तो जो उपलब्धि लक्ष्य बल देने वाली बात है, यह नकारात्मक शब्द है प्राथमिक कक्षा के सी टेट के लिए, ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा देखिए, परीक्षा में अच्छे प्राप्तांकों के लिए छात्रों को कोचिंग कराना। कोचिंग कराना, अच्छे प्राप्तांक, ये सभी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। यह ऑप्शन भी कट हो गया, पहला दूसरा दोनों कट हो गया, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों को छात्रों को बतलाना। ये ऑप्शन थोड़ा ठीक है, और चौथा ऑप्शन इससे भी बेहतर है। तो हमको सबसे बेहतर ऑप्शन चुनना है। तो रचनात्मकता को पोषित कब हम कर पाएंगे? जब प्रत्येक शिक्षार्थी के आंतरिक प्रतिभा को पोषित करेंगे ताकि उनमें प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित हो सके। ये जो प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित है यह बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक टैग वर्ड है, इसीलिए आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलिएगा कि 20 में से ईमानदारी से कितने आपके सही हुए। अगर 15 सही हो गए, 15 से ज़्यादा, 15 या उससे ज़्यादा, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगला है प्राथमिक स्तर पर छात्रों में अधिगम की समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर के छात्रों में अधिगम की समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आसान व रुचिकर पाठ्यपुस्तकें। दूसरा ऑप्शन कहानी सुनाने की विधि। तीसरा ऑप्शन है अक्षमताओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ अपनाना। या फिर चौथा विषय से संबंधित रंगीन व महंगे पाठ्य सहायक लेख प्रयोग करना। चलिए बताइए अब। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर जो है, देखिए कौन सा होगा और क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब भी आप सी टेट पेपर 1 एग्जाम दे रहे हैं तो चाहे प्राथमिक स्तर क्वेश्चन में मेंशन हो ना हो, आप ध्यान रखेंगे कि आपको प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर करना है, ठीक। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर के छात्रों में अधिगम की समस्या यानी कि अधिगम अक्षमता की कठिनाई को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि अक्षमता के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ अपनाना, ठीक है। अधिगम की समस्या यानी कि अधिगम की जो अक्षमता है उसकी जो उपयुक्त शिक्षण विधि होगी जब हम अपनाएंगे तो अधिगम यानी कि सीखने की संबंधी जो भी समस्या होगा वह हम दूर कर सकेंगे। चलिए तीसरा ऑप्शन सही है। आसान व रुचिकर पाठ्य पुस्तकें भी ठीक है, कहानी सुनाने की विधि भी ठीक है,
चौथा ऑप्शन भी यहाँ सही है। लेकिन जब चारों ऑप्शन पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब चारों ऑप्शन सकारात्मक हों, ठीक है, तो आपको सबसे बेहतर ऑप्शन को चुनना होगा प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए। उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा जो वास्तविक जीवन में आप अपने लिए भी उसको अच्छा मानते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, नोट करते चलिएगा कितने आपके सही हुए। अगला जो क्वेश्चन है वो है अधिगम समृद्ध होगा। अधिगम यानी कि सीखना, ठीक है, अधिगम को ही लर्निंग इंग्लिश में कहते हैं या उसको सीखना भी बोल सकते हैं। तो अधिगम समृद्ध कब होगा, बेहतर ढंग से अधिगम कब होगा, लर्निंग बेहतर कब होगी। पहला ऑप्शन, शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिया जाए, एग्जाम लिए जाए नियमित अंतराल पे। या तीसरा ऑप्शन है कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य पर बल दिया जाए, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो, ठीक है। तो चलिए इसका भी सही आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाएगा तो वह रुचिकर होगा, जो आपके स्टूडेंट होंगे इंटरेस्ट लेंगे, और जब इंटरेस्ट लेंगे रुचि पैदा होगी तो बेहतर ढंग से सीख पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा कक्षा में वास्तविक उदाहरण, घटनाओं का उदाहरण प्रस्तुत करना है आपको। देखिए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वह तीसरा ही है। इस प्रश्न को आप वास्तविक जीवन से भी जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको बेहतर ढंग से कब समझ में आता है, जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तभी तो आपको समझ में आता है। तो छोटे बच्चों को भी वैसे ही समझ में आएगा। चलिए 19 का 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, उसको उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। तो जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो आप ये सोचें कि आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, एक शिक्षक की तरह आंसर करें, हमेशा सही होगा। इसमें एक शिक्षक का राय जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, एक शिक्षक की राय जानने की कोशिश की जा रही है मूल्यांकन के बारे में। पहला ऑप्शन है शैक्षिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति, ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। प्रतिपुष्ट यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने के प्रति, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने के प्रति, या चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देने के प्रति। अब देखिए ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आए तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको प्रश्न आपने पढ़ा और आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आया, ठीक है, ऑप्शन भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक आध ऑप्शन उसमें से समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है आपको, नकारात्मक टैग वर्ड वाले ऑप्शन को कट कर देना है। तो देखिए चौथा ऑप्शन जो है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देने के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए, बिल्कुल सचेत नहीं रहना चाहिए। आप अपने क्लास में किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि तुम कम बुद्धिमान हो, तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो, ठीक है, चौथा ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ठीक है, तुलना करना बिल्कुल गलत है छोटे कक्षाओं में, ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी कट गया, नकारात्मक टैग वर्ड इसमें भी था। अब दूसरा ऑप्शन है प्रतिपुष्ट फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो जो तकनीकी भाषा है यह भी नकारात्मक टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा प्राथमिक कक्षाओं के लिए। तो दूसरे ऑप्शन में ये कह रहा है कि सिर्फ जब आप फीडबैक देंगे, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम लिया, ठीक है, किसी भी क्लास का एग्ज़ाम टेस्ट आपने लिया, तो टेस्ट लेने के बाद किसी स्टूडेंट को आप खड़ा कर देते हैं, ठीक, उसके बारे में आप बताते हैं कि उसमें क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी या क्या चीज़ें थी, कैसा इसका एग्ज़ाम गया। तो उसके लिए आप एकदम तकनीकी भाषा का प्रयोग करेंगे ताकि लोगों को लगे कि अरे आप तो बहुत अच्छा आपने असेसमेंट या मूल्यांकन किया है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा कट गया। अब यहाँ पे बचा पहला ऑप्शन, यही सही होगा, ठीक है, 20वें का पहला। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा। कृतिका, ठीक है, कृतिका अपने घर पर अधिक बातचीत नहीं करती, लेकिन वह स्कूल में काफ़ी बातें करती है।
यह दर्शाता है कि, ठीक है, मान लीजिए एक लड़की है, वह घर पे बात नहीं करती है लेकिन स्कूल में ज़्यादा बातें करती है। इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है, रीज़न क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है वह अपने घर को पसंद नहीं करती। दूसरा ऑप्शन है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तीसरा ऑप्शन स्कूल द्वारा बच्चों को स्कूल में अधिक बोलने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। या चौथा ऑप्शन है शिक्षकों की मांग होगी कि बच्चे स्कूल में ज़्यादा बातचीत करें या अधिक से अधिक बात करें, ठीक है। तो आपने सही आंसर सोच लिया होगा इस क्वेश्चन का। इसका सही आंसर कौन सा है और क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका सही आंसर होगा दूसरा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ठीक है। जहाँ पे अब देखिए वास्तविक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा। आप किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपसे टीचर कुछ भी पूछते हैं, आप खड़े होके बताते हैं, ठीक है, या टीचर ने कह दिया कोई भी खड़े होके बताओ, आपने कुछ कहा और टीचर ने आपको मतलब शाबाशी भी नहीं दिया और बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ ना की, या फिर आपको डांट के बैठा दिया, नहीं सही नहीं बता रहे हो तुम, ठीक है, या नहीं चुप हो जाओ, रहने दो, तुमको सही नहीं पता है, आधी अधूरी ज्ञान है तुम्हारे पास, तो क्या आप दोबारा उस क्लास में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। लेकिन अगर आपके विचारों को आपने गलत भी बताया तो उसमें सुधार करते हुए एक शिक्षक आपकी बातों को मान्यता देते हुए आगे बताए, तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब जो चीज़ें मैंने सही बताई सर ने उसकी तारीफ की, ठीक है। तो यानी कि आपके विचारों को अगर मान्यता मिलेगी तो वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ अवसर, अब देखिए कुछ लोगों को लगेगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही सही है, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि तीसरा ऑप्शन सही क्यों नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए विद्यालय बच्चों को, एक विद्यालय और एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चों को अधिक से अधिक बोलने के अवसर उपलब्ध कराने हैं, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ अवसर उपलब्ध कराने से बच्चा आपकी कक्षा में अधिक से अधिक बोलेगा? अगर उसके विचारों को मान्यता नहीं मिलती है तो उसके विचारों को मान्यता मिलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ अवसर उपलब्ध कराना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए शिक्षक ने तो अवसर उपलब्ध करा दिया कि चलो बोलो कोई खड़ा होके, लेकिन आपके विचारों को मान्यता उसने नहीं दिया, तो फिर आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कूल में कृतिका है ज़्यादा बातचीत इसलिए करती है क्योंकि उसके विचारों को मान्यता मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि तीसरा ऑप्शन सही क्यों नहीं है। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का आप सभी लोगों के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मैं रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं क्योंकि पता चलता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आया। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक ज़रूर करिए, लेकिन रीज़न भी प्लीज़ बताइएगा ताकि उस चीज़ को मैं सुधार कर सकूँ जो कमी है जिसकी वजह से आप डिसलाइक कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक स्कूल के ईवीएस शिक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तस्वीर प्रस्तुत करता है? प्राथमिक स्कूल के ईवीएस शिक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तस्वीर प्रस्तुत करता है? पहला ऑप्शन है प्रशिक्षुओं की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से अवगत कराना। तो आप सभी को पता है कि तकनीकी शब्दावली और परिभाषा नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। चलिए 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ईवीएस से संबंधित तकनीकी शब्दों का मूल्यांकन करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा विषय से संदर्भित अन्य पुस्तकों के बारे में छात्रों को बतलाना। या चौथा, बाहरी संसार से छात्रों को जोड़ने हेतु अनुभवों को साझा करना। चलिए, प्राथमिक स्कूल के ईवीएस शिक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तस्वीर प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर होगा चौथा, ठीक है, कि बाहरी संसार से छात्रों को जोड़ने हेतु अनुभवों को साझा करना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी में देखिए शब्दावली और परिभाषा ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए नकारात्मक है, दूसरे में भी नकारात्मक टैग वर्ड है तकनीकी शब्द, ठीक है। तीसरे में शिक्षकों द्वारा विषय से संदर्भित अन्य पुस्तकों के बारे में बतलाना, प्राथमिक कक्षाओं में यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब भी आप आंसर करें तो ये ध्यान रखें कि आप प्राथमिक स्तर के बच्चों के को ध्यान में रखते हुए आंसर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक स्तर का आप एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ प्राथमिक स्तर के बच्चों को सोच के ही आपको आंसर करना है। 88 का चौथा, आप देख लीजिए ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन प्राथमिक स्तर के बच्चों के सबसे ज़्यादा हित में है। अगला देखते हैं। और हाँ, अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, जो आप कम समय में पढ़ के अच्छे से सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए 7905352723 पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तरगड़ा नहीं करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। तीसरा,
शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। चलिए अब देखिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन से मैं कुछ सिखाना चाहूँगा आपको। यह क्वेश्चन आपने पढ़ा और जैसे कि विवेचनात्मक जो शब्द है यह एक कठिन शब्द है और आपको पता ही नहीं है कि विवेचनात्मक शब्द, विवेचना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर भी आपको आंसर तो देना ही है। तो आप आंसर पढ़िए, ठीक है, और आंसर में वही नकारात्मक टैग वर्ड खोजिए और उसको कट करते चलिए। तो चौथे से शुरू करते हैं, पहले से ही शुरू कर लेते हैं। पहला है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। तो आप सभी को पता है छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रहा है। यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है आपको शिक्षक और व्यवस्था के बजाय। तो शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत है यह। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहनी चाहिए, तर्कड़ा करनी चाहिए। तो पहला कट गया। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। क्या आपको लगता है कि बच्चे सब कुछ सिर्फ विद्यालय में सीखते हैं? ऐसा नहीं है ना। और जो बाहर सीखते हैं वो फालतू तो है नहीं, बाहर भी बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं विद्यालय आने से पहले। तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें शिक्षार्थियों को महत्व दिया जा रहा है। चौथा ऑप्शन है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है, तो क्या आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि छात्र या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति चल रही है वर्तमान समय में। तो क्या एक शिक्षक को ही हमेशा अनुदेशन या नेतृत्व करना चाहिए? शिक्षक सिर्फ एक सहयोगी होता है आज के समय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिक्षक नेतृत्व करता नहीं होता, सिर्फ सहयोगी होता है। तो चौथा ऑप्शन कट गया, पहला कट गया, दूसरा कट गया, बचा तीसरा। तीसरा ही सही होगा। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि अगर आपको क्वेश्चन ही ना समझ में आए फिर भी आप आंसर देना चाहते हैं तो ऐसे दे सकते हैं। चलिए, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल से जुड़ भी जाइए सब्सक्राइब करके, ताकि आगे भी आपको वीडियोज मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। अगला है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? मैथ्स पेडागोजी से क्वेश्चन है, लेकिन एनसीएफ को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए। एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। ठीक है, गणित में चिंतन और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचलकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। पहले ऑप्शन में चलिए बहुत सारे सकारात्मक टैग वर्ड हैं, वास्तविक जीवन से जोड़ना, चर्चाओं में शामिल करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल, कार्यपत्रक, वर्कशीट देना। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है छोटी कक्षाओं के लिए। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों को अत्यधिक समस्या वाली अभ्यास पत्रिका देना। ये भी गलत है। चौथा है, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। कोचिंग शब्द, ठीक है, एकदम गलत है। कोचिंग, कठिन शब्द, दंड, ये सभी नकारात्मक टैग वर्ड हैं। तो यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा कट गया। अब बचा कौन सा? पहला, यही सही होगा, क्योंकि इसमें वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना जैसे अच्छे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगर आपने एनसीएफ नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस वाले तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया। टारगेट टीचर चैनल से अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे भी आपको वीडियोज मिलते रहें। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? अब देखिए, यहाँ पे ईवीएस का, पेडागोजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला की संकल्पना अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो अधिकतम, बच्चों की अधिकतम भागीदारी। चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसका आंसर आप सोच लीजिए आपके हिसाब से जो सही है। फिर मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि आप किस तरह की गलती कर सकते हैं या करते होंगे, या क्या आप ध्यान देकर इसका आंसर दे सकते हैं। तो अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण व्यूह रचना सबसे अधिक प्रभावी होगी? पहला, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए शिक्षार्थियों से कहना। दूसरा, जीवों के प्लेकार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। या तीसरा ऑप्शन है, विभिन्न आवासों में चलने वाले संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना।
या चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है जो आपको ध्यान में रख के आंसर करना है। यहाँ पे विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी की बात की जा रही है कि सबसे अधिक कौन से ऑप्शन में बच्चा सक्रिय रहेगा। ठीक है, विद्यार्थी सबसे अधिक सक्रिय या सबसे अधिक भागीदारी कौन से ऑप्शन में होगी उसकी। तो देखिए पहला ऑप्शन, जो चौथा ऑप्शन है, सीधे सीधे कट जाएगा क्योंकि बच्चा इंटरनेट से खोजेगा तो कहाँ सक्रिय रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए कहना। आप देखिए फिर यहाँ पे आपको प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रखकर तीसरा ऑप्शन सोचना होगा। क्या प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं इस योग्य हो चुके होते हैं कि वो जाकर विभिन्न जगहों पर खाद्य श्रृंखलाओं की खोज कर सकें। ठीक है, खोज करना सकारात्मक टैग वर्ड है, लेकिन क्या प्राथमिक कक्षा के बच्चे यह क्रियाकलाप कर सकते हैं या करने में सक्षम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ना। तो ये ऑप्शन भी कट गया। दूसरा ऑप्शन है जियो के प्ले कार्ड्स बनाना, ये ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। तो इसमें भी भागीदारी नहीं होगी बच्चे की। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें बच्चों का सर्वाधिक भागीदारी भी होगा और बच्चे यह कर भी सकते हैं। तो देखिए जियो के प्ले कार्ड्स बनाना, प्ले कार्ड्स क्या होता है, जो लगभग छोटा सा होता है, उस पर जियो के चित्र चिपके होते हैं, उसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाते हैं। प्ले कार्ड्स वगैरह आपने बीएड बीटीसी में यूज़ किया होगा। जियो के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। प्ले कार्ड्स के माध्यम से आप उनको दे देंगे कि इसको व्यवस्थित करो, तो छात्र अधिक से अधिक उनकी भागीदारी भी होगी और यह क्रियाकलाप वो कर भी सकते हैं, छोटे कक्षा के बच्चे। चलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना था कि अधिकतम भागीदारी किस में होगी, कौन से ऑप्शन में, बस इतना ही ध्यान में रख के आंसर करना था। अब अगला देखते हैं, हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी होगी। यहाँ पे सबसे कम प्रभावी की बात की जा रही है कि सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। दूसरा ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा। या चौथा है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। 126, ठीक है, 126 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, या आपके लिए होमवर्क है कह सकते हैं 126 जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था। अगला देखते हैं 135, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन यानी कि भाषा जो अर्जित की जाती है उसके संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। और एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि अर्जन करना और सीखना यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अर्जन करने के लिए आपको विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीखने के लिए आपको विद्यालय की, शिक्षक की और उपयुक्त किताबों की आवश्यकता होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अर्जन करना, ठीक है, और सीखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्जन जैसा कि मैंने बताया सीखना और अर्जन करना दोनों अलग होता है। ठीक, कौन सा कथन उचित नहीं है ये पूछा है। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। ठीक है, कौन सा उचित नहीं है की बात की गई है। चलिए तो सीधे सीधे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कौन सा कथन उचित नहीं है, जैसा कि मैंने बताया सीखना और अर्जन करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और पहले ऑप्शन में भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ठीक है, ये बात कही जा रही है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे उचित नहीं है भाषा अर्जन के संबंध में। ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं भाषा अर्जन के संबंध में। भाषा जब हम अपने घर पे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे इलाके की, हमारे परिवेश की बोली होती है, ठीक है, या भाषा होती है, उसको हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं अपने समाज से, अपने परिवेश से, अपने परिवार से। ठीक है, उसके नियम और सीखे नहीं जाते, ध्यान रखिएगा। लेकिन विद्यालय में जब जाते हैं तो भाषा हम सीखते हैं। 135 हो गया।
अगला देखते हैं। चलिए अगला है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए शिक्षक को। दूसरा ऑप्शन है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक और शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तीसरा ऑप्शन है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। या चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक को यह थकाने वाला होगा। तो शिक्षक की सुविधा को तो आपको ध्यान में रखना ही नहीं है, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन यही कट गया। ठीक, अब बचा दो ऑप्शन, पहला और दूसरा। तो यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है, यह भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। और यह जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, जीन पियाजे की थ्योरी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप, या किसी भी मनोवैज्ञानिक की थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो उसने, हर मनोवैज्ञानिक ने इसी चीज़ पे बल दिया है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, करके सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चे, ये जरूरी नहीं कि आप उनको सुधारेंगे तभी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा आकलन, ठीक है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो श्रुतलेख और सुलेख, क्योंकि यहाँ पे भाषा, टोटल भाषा के चारों कौशल की बात की जा रही है, सिर्फ लिखना पढ़ने की बात नहीं की जा रही है, पूरे भाषा की बात की जा रही है। तो श्रुतलेख और सुलेख यह सिर्फ लिखने से संबंधित है। ठीक है, लिखने वाले कौशल से यहाँ पे सबकी बात की जा रही है, तो दोनों ऑप्शन कट गया। अब पहला ऑप्शन है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। तो प्राथमिक कक्षाओं में अगर आप कोई ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका विविध अर्थ निकलता हो तो क्या बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी कट जाएगा। चौथा ऑप्शन सही होगा, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न पूछना चाहिए, भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है। ठीक है, छोटे कक्षाओं को भी ध्यान में रख के आपको आंसर करना है, इसलिए पहला दूसरा तीसरा कट गया। दूसरा तीसरा क्यों कटा हो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दूसरे में सुन के लिखने की बात हो रही है, तीसरे में सुलेख की बात हो रही है, यानी कि लिखना वाले कौशल की बात हो रही है। यहाँ पे भाषा, पूरे भाषा की बात की जा रही है। ठीक है, और पहला इसलिए कट गया क्योंकि विविध अर्थ वाले प्रश्न प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होते। बचा चौथा, यही सही होगा।